याद रखना, सिर्फ दो ही जाति है देश में, एक अमीर और दूसरी गरीब, तीसरी कोई जाति नहीं। एक किसान सर्दी गर्मी बरसात सहकर धरती का सीना चीर कर फसलें तो उगा लेता है, लेकिन एक दो फसल खराब हो जाने पर वो साहूकार और बैंक के कुछ हजार कर्ज ना चुका पाने के कारण आत्महत्या कर लेता है। एक मजदूर हाड़ तोड़ मेहनत करके देश के लिए रोड बिल्डिंग्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना देता है, लेकिन चंद पैसों के लिए वो भूख और महंगे इलाज से हार जाता है। पूंजीवाद इन अमीरों का फैलाया हुआ एक ऐसा जाल है जिससे देश की लगभग 100 करोड़ मिडिल क्लास और गरीब जनता का बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। मैं अभी छोटा जरूर हूँ, लेकिन मेरे इरादे बहुत बड़े हैं। पैसे को भगवान बनाने वालों, याद रखना, पैसा मजदूरों की ज़िंदगी से, किसानों की ज़िंदगी से, मासूम गरीब बच्चों के शिक्षा और भोजन के अधिकारों से बड़ा नहीं है। पूंजीवाद देश के सिस्टम का मात्र एक अंग होना चाहिए। इससे सिस्टम पर कब्जा करके कॉमन मैन पर रूल करने का हथियार मत बनाओ। समस्याएं तो किसी भी देश में होती हैं, पर समस्याओं को समस्याएं बनाए रखना और उसका फ़ायदा लगातार उठाते रहना हमारे देश के नेताओं को अच्छी तरह पता है। आपको लगता है कि आप करोड़ों में हैं, लेकिन ये पॉलिटिशियंस जानते हैं कि आप टुकड़ों में बटे हुए हैं। आप धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, आप जातियों में बटे हुए हैं, आप कम्युनिटीज़ में बटे हुए हैं। अच्छी शिक्षा सरकार को देनी चाहिए या नहीं, आप इस पर भी बटे हुए हैं। बेरोजगारी, माइग्रेशन, बढ़ती गरीबी जैसे कई समस्याओं पर भी आपके विचार बटे हुए हैं। फिलहाल जब तक देश के युवा चंद पैसों के लिए इन भ्रष्ट नेताओं का झंडा लेकर प्रचार करते रहेंगे, देश के मजदूर और किसान जब तक 500,000 रुपये के लिए आप अपना कीमती वोट बेचते रहेंगे, तब तक तो ये सब चलता ही रहेगा। लेकिन मैं लोकतंत्र में आए इन अवसादों से हार नहीं मानूंगा। अभी मेरा प्राइमरी काम है आप सबको जागरूक करना, और वो मैं करता रहूँगा। आज बात करेंगे इन समस्याओं की जड़, पूंजीवाद या कैपिटलिज्म पर। इसके कौन कौन से हथियार हैं, कैसे कुछ अमीरों की कमाने की अंधी सनक ने देश की आम आदमी की ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। ऐसे सफ़ेदपोश लोग क्रिमिनल्स की तरह बम या गोली से वार नहीं करते, बल्कि ज़िंदगी में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, नशाखोरी आदि हथियारों से वार करते हैं। और यह सब करने के लिए उनके पास 3 ब्रह्मास्त्र हैं। पहला पैसा, दूसरा सिस्टम और तीसरा पॉलिटिक्स। पैसा कैसे आम जनता पर असर डालता है, कैसे इनकी ज़िंदगियों के लिए नासूर बन जाता है, आइए समझते हैं। भारतीय सरकारी एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार केवल 2019 में 1,39,000 लोगों ने आत्महत्या करके अपनी जान गंवा दी। इसमें परिवार सहित आत्महत्या करने के भी 72 मामले थे, यानी हर दिन 381 लोगों ने और हर घंटे 16 लोगों ने खुदकुशी की। 2019 के बाद के आंकड़े NCRB द्वारा शायद इसलिए नहीं बताए गए क्योंकि 2020 में कोरोना की पहली लहर, फिर लॉकडाउन और 2021 में दूसरी लहर ने जिस तरह से तांडव मचाया, शायद ये आंकड़े बहुत ज़्यादा भयावह होंगे। अगर 2019 के पहले के 4 सालों के आत्महत्याओं के आंकड़े देखें तो 2018 में 1,34,000, 2017 में 1,29,000, 2016 में 1,31,000 और 2015 में 1,33,000 लोगों ने आत्महत्या की। अब NCRB द्वारा इन आत्महत्याओं के जो कारण बताए गए हैं, उनमें आर्थिक कारण, बीमारी से तंग आकर, बेरोजगारी इत्यादि मुख्य हैं। 2015 से लेकर 2021 तक एक अनुमान लगाए तो यह आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंचता है। इन आत्महत्याओं में जो पुरुषों का डाटा है वो 70% है और महिलाओं का 30%। अब 2022 में आई एक अन्य रिपोर्ट, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीयों की जो राष्ट्रीय आय है उसमें अमीरों और गरीबों के बीच जो आर्थिक खाई है वह लगातार बढ़ती ही जा रही है। देश के टॉप 1% अमीरों की कमाई देश के निचले 50% गरीबों की कमाई की लगभग दुगनी है। देश के टॉप 10% अमीरों की कमाई निचले के 50% गरीबों की कमाई की लगभग 4.5 गुना से भी ज़्यादा है। मतलब देश की 65 करोड़ जनता जितना पैसा मिलकर कमाती है वह देश के टॉप 1,30,00,000 अमीरों की कमाई की आधी ही है। अब एक नज़र देश के अमीरों की संपत्ति पर डालते हैं। टॉप 1% अमीरों का देश की 33% प्रॉपर्टी पर कब्जा है। टॉप 10% का देश की 67% प्रॉपर्टी पर कब्जा है। देश के निचले 50% लोगों की बात करें तो इनके हिस्से में मात्र 6% का ही हिस्सा आता है।
और निचले के 90% लोगों के हिस्से में मात्र देश की 33% संपत्ति ही आती है। मतलब देश की 117 करोड़ जनता के पास जो संपत्ति है उससे 5.5 गुना ज़्यादा संपत्ति टॉप 13 करोड़ अमीरों के पास है। 2020 और 2021 में कोरोना काल के दौरान जहां एक समय देश की आम जनता पर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा, वहीं दूसरी तरफ देश के कुछ टॉप पूंजीपतियों की कमाई में रिकॉर्ड उछाला। कोरोना से पहले अरबपतियों की संख्या जो 102 थी, कोरोना के बाद इनकी संख्या 142 पर पहुंच गई और भारत अरबपतियों के लिस्ट में अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गया। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया कि वास्तव में देश का सिस्टम किसके लिए काम करता है, हमारे और आपके लिए या फिर चंद पूंजीपतियों के लिए, तो आइए इसे भी समझते हैं। 27 सितंबर 2019 को मुंबई में 48 साल की एक ट्यूशन टीचर सुमन गुप्ता पंजाब महाराष्ट्र बैंक पीएमसी बैंक के सामने लगी भीड़ में खड़ी रो रही थी। 20 साल से पैसे जोड़ जोड़कर उन्होंने पीएमसी बैंक में जमा किए थे, लेकिन अपनी बेटी के एमबीए में एडमिशन के लिए वो अपना ही पैसा बैंक से नहीं निकाल पा रही थी। वजह यह था कि पीएमसी बैंक ने एचडीआईएल नाम की एक रियल एस्टेट कंपनी को 4,000 करोड़ रुपए का लोन दे दिया था। लोन देने के लिए पीएमसी ने आरबीआई के नियमों का भी उल्लंघन किया। बाद में एचडीआईएल कंपनी ने खुद को दिवालिया साबित कर लिया। ऐसे में बैंक के पास अब पैसा नहीं बचा अपने खाता धारकों को उनका पैसा लौटाने के लिए। इसके ठीक बाद यस बैंक में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां एक तरफ देश में छोटे व्यापारी या किसान कुछ हजार या लाख रुपए का कर्ज ना चुका पाने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, वहीं देश की टॉप 100 फ्रॉड कंपनियों द्वारा 4.5 लाख करोड़ रुपया एनपीए के रूप में हड़प लिया गया है। और कमाल की बात यह है कि सरकार इन 100 कर्जदारों के नामों की लिस्ट भी सार्वजनिक नहीं करना चाहती। 2014 तक जो एनपीए मात्र 2.64 लाख करोड़ था, वो 2014 के बाद अब तक लगभग 10 लाख करोड़ पार कर चुका है। इस एनपीए में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी लगभग 85% से ज़्यादा है। अगर आप एक आम भारतीय हैं तो यह जान लीजिए कि इस सिस्टम में आप मात्र एक मशीन की तरह हैं। पूंजीवाद में किसानों, मजदूरों और मिडिल क्लास का काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। आप काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, उन पैसों से इन पूंजीवादी कंपनीज द्वारा बनाए सामान और सर्विसेज को खरीदेंगे और यही बार बार करते रहेंगे। थोड़ा बहुत जो पैसा आप बचाकर बैंकों में जमा करते हैं, यह बैंक उन्हीं पैसों का एक बड़ा हिस्सा इन रईसों में बांट देती है। और जब पैसों की रिकवरी नहीं हो पाती और एनपीए बढ़ने लगता है, तो तथाकथित बैंकों की हालत पीएमसी और यस बैंक जैसी ना हो जाए, इसलिए आरबीआई टैक्स से वसूले गए पैसे से इनकी मदद करती रहती है। अब आप बोलेंगे कि सरकारी रिकवरी भी तो करती है, सरकार रिकवरी भी करती है। आप यह बोलेंगे तो यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि अपने एनपीए का ये बैंक 10% भी रिकवर नहीं कर पाते। कोई 2%, तो कोई 4%, तो कोई 6% इतना ही वसूल पाया है अभी तक। अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने एक नया आंकड़ा भी जारी किया है। इसमें यह कहा गया है कि अब देश के प्रत्येक नागरिक पर कर्ज बढ़कर लगभग 1 करोड़ रुपया हो गया है। मतलब हमारी आने वाली नई पीढ़ियाँ 1 लाख की कर्जदार होंगी। और ऐसे ही ना जाने कितने आंकड़े होंगे जो ना तो आप जानते होंगे और ना ही हम। वैसे तो जनता की सेवा के लिए देश में आईएएस, आईपीएस, पुलिस, जज, अदालत, सरकारी बैंक्स और अस्पताल जैसे कई चीज़ें हैं, लेकिन जब सच्चाई को देखते हैं तो जहन में एक सवाल हमेशा ही उठता है, यह सब जनता के लिए काम करते हैं या पूंजीवादियों के लिए। लगे हाथ भारतीय राजनीति की भी बात कर लेते हैं। पूरे भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टियां, 35 राज्य पार्टियां और 329 क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिन्हें चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है। इन सभी प्रमुख पार्टियों के कागजी या दिखावे मुद्दे और वास्तविक मुद्दों में बहुत फर्क होता है। मान लीजिए कोई ऐसी पार्टी है जो जातिवाद को फॉलो करती है। ऐसे में जब उसकी जाति के किसी व्यक्ति को दूसरी जाति का व्यक्ति प्रताड़ित करता है, तो पार्टी अपनी जाति के व्यक्ति का सपोर्ट करती है, क्योंकि ऐसा करने से उसका जातिगत राजनीतिक एजेंडा चलता है। लेकिन जब उसी की जाति में कोई पावरफुल किसी कमज़ोर को प्रताड़ित करता है, तो वही पार्टी प्रताड़ित व्यक्ति की मदद नहीं करती। कुछ ऐसा ही धर्म और मजहब को फॉलो करने वाली राजनीतिक पार्टियां भी करती हैं। चुनाव के समय ऐसी पार्टियां जाति और धर्म के मुद्दों को इतना उछाल देती हैं कि उस शोर में वास्तविक मुद्दे जैसे शिक्षा, रोजगार
इलाज और गरीबी आदि दब जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह विभिन्न पार्टियां क्यों अपने वास्तविक मुद्दों से भटक जाती हैं। इसमें एक कारण जो सबसे ज़्यादा सामने आता है वो है पैसा। कोई भी पार्टी प्रमुख को अपनी पार्टी चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। चुनाव लड़ने का खर्च, कार्यकर्ताओं का खर्च, बैनर, पोस्टर और व्हीकल्स का खर्च इत्यादि का खर्च करोड़ों में होता है, जिसे पूरा करने के लिए पार्टी को डिपेंड होना पड़ता है इन रईसों पर। ऐसे में जब यही पार्टियां चुनाव जीतकर पावर में आती हैं तो कहीं ना कहीं उन पर इन पूंजीवादी कंपनियों को प्रॉफिट पहुंचाने का दबाव होता ही है। पूंजीवाद इन अमीरों का फैलाया हुआ एक ऐसा जाल है जिससे देश की लगभग 100 करोड़ मिडिल क्लास और गरीब जनता का बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। जय हिंद।